हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी डिज़ायर। हम इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर को, जो कि चैप्टर है ये क्लास 10 बायोलॉजी का। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सक्रीशन। तो हम इसकी जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। सो यहाँ हम लिख लेते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनी। सो प्रीवियस वीडियो में जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का हम वो दोनों डिस्कस कर चुके हैं और फंक्शंस भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन, सो हम देखेंगे नेफ्रॉन क्या होता है और साथ ही साथ में हम समझेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। इसके बाद में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डायलिसिस। और फाइनल टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इन्हीं टॉपिक्स के साथ में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं नेफ्रॉन के साथ। नेफ्रॉन, अब जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, नेफ्रॉन ये क्या होता है? इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? नेफ्रॉन क्या होता है? इट इज, हम इसको फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि जो मेन फंक्शन होता है किडनी में जो ब्लड को प्योरीफाई करना और जो यूरिन फॉर्म करना, ठीक है। सो वो मेन फंक्शन कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। अब ये जो नेफ्रॉन होता है ना, इसमें क्या होता है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे आगे, सो हम इसमें देखेंगे कि इट कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस। और साथ ही साथ में उसमें ग्लोमेरुलस किसमें होता है? बोमेन्स कैप्सूल में होता है। और साथ ही साथ में क्या होते हैं? ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। सो जैसा कि हम यहाँ बात कर रहे हैं नेफ्रॉन की, सो इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द किडनी। these are very microscopic structures. ओके, सो नेफ्रॉन कैसे होते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? किडनी में प्रेजेंट होते हैं। एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ द रीनल कॉर्पसेल्स एंड अ रीनल ट्यूब्यूल। सो हर नेफ्रॉन में क्या होता है? नेफ्रॉन इज कंपोज्ड ऑफ रीनल, इसमें एक तो रीनल कॉर्पसेल्स होते हैं, कॉर्पसेल, और रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो जब हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम कॉर्पसेल से समझेंगे और रीनल ट्यूब्यूल भी समझेंगे। अब ये जो टर्म नेफ्रॉन है, ओके, जिसका मीनिंग होता है किडनी, इट इज अ ग्रीक वर्ड नेफ्रॉन। And we also know that there are about millions of nephron in each kidney. ये हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। मिलियन ऑफ नेफ्रॉन इन ईच किडनी। सो तकरीबन पूरे एक दिन भर में अगर हम बात करें कि कितना ब्लड पास होता है, सो इट इज अप्रोक्सीमेट 150 to 180 लीटर्स ऑफ ब्लड फिल्टर ईच डे। और उस जो फिल्ट्रेशन से हर डे प्रोड्यूस होता है 0.9 to 1.9 लीटर्स ऑफ यूरिन ईच डे। सो अब हम फटाफट से, हमने देख लिया नेफ्रॉन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, सो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसकी फिर फंक्शनिंग पढ़ेंगे कि किस तरह से नेफ्रॉन वर्क करता है ताकि जो ब्लड वो प्योरीफाई कर सके और साथ ही साथ में प्रोड्यूस कर सके यूरिन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक होता है और हम जानते हैं कि दस नेफ्रॉन इज लाइक मिलियंस
एक करीबन मिलियन के करीब ये एक किडनी में प्रेजेंट होता है, एक किडनी में 1 मिलियन अप्रॉक्स बिलियंस। ओके, सो ऐसा ही दोनों मिलियन, दोनों किडनी को मिलाकर ये कई मिलियंस होते हैं और ये हेल्प करते हैं ब्लड को प्यूरिफाई करने में। सो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ये जो आर्टरी है, ठीक है, दिस इज आर्टरी, जिससे कि ब्लड अंदर एंटर करता है। अब जब ब्लड अंदर एंटर कर रहा है नेफ्रॉन में, सो यहाँ पर जो आपको आउटर कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? बोमेन्स कैप्सूल। इसे हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जिसके अंदर ही जो फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड है वो होता है। अब जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो रीनल आर्टरीज एंटर कर रही हैं, ठीक है, सो जो ब्लड वेसल एंटर करती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे एफरेंट आर्टेरियोल। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। और जो वेसल बाहर निकलती है इस बोमेन्स कैप्सूल से, ठीक है, वो क्या होती है? इफरेंट आर्टेरियोल। इफरेंट आर्टेरियोल। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर में कि पर्टिकुलर किस चीज़ का क्या नाम है, बाकी हम इसकी फंक्शनिंग 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है यहाँ पर, इसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। सो लेट्स राइट ओवर हियर, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है बेसिकली, उसमें ही जो ब्लड है वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से जाता है। और जो ग्लोमेरुलस का जो वॉल होता है ना, ये कैसा वॉल होता है? बहुत ही थिन वॉल होता है। जो वेसल का वॉल होता है बहुत थिन होता है। सो इस कारण से क्या होता है कि जो ब्लड में से जो वेस्ट मटेरियल है और एक्सेस फ्लूइड है वो छन करके बाहर आ जाता है और इस कप में अंदर कलेक्ट हो जाता है वो फ्लूइड, ठीक है। अब ये फ्लूइड जो कि इस बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हुआ है, उसे हम फाइनली क्या बोलते हैं? बोमेन्स फिल्ट्रेट। फाइनली बोमेन्स फिल्ट्रेट जाता है नेफ्रॉन के इस ट्यूब्यूल पार्ट में। इस ट्यूब्यूल पार्ट को क्या बोलते हैं? पीसीटी, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। और फाइनली जो लास्ट पार्ट होता है इसका होता है डीसीटी। समय पे लिख लेते हैं DCT, ठीक है। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये जो नीचे डाउनवर्ड डिसेंड हो रहा है फिर असेंड हो रहा है, इस लूप को कहते हैं लूप ऑफ हेनली, या फिर हेनलीज लूप हम कह सकते हैं। क्या कहते हैं? हेनलीज लूप। और फाइनली ये एक डक्ट है जिसमें कि जो यूरिन बन के कलेक्ट होता है, सो इसे हम कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। सो यहाँ पर हमने पूरा जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसे समझा। अब क्योंकि हमने भी बात की थी कि जो नेफ्रॉन है, इट एक्चुअली द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन कंप्राइजेस ऑफ 2 मेजर पोर्शन, दैट इज अ रीनल ट्यूब्यूल, जो कि ये ट्यूब्यूल पार्ट है। जो ये पीसीटी यहाँ से लेकर के कहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया। इसके बाद में ये लूप ऑफ हेनली, ठीक है, और उसके बाद में आता है फाइनली जो ये है अपना डीसीटी। सो ये तीनों मिलकर बनाते हैं रीनल ट्यूब्यूल। और जो दूसरा पार्ट है जो रीनल कॉर्पस्कल है, वो है ये बोमेन्स कैप्सूल। सो हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं और फाइनली इसका फंक्शन समझते हैं। सो कमिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, जो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन इट कंप्राइजेज ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है, 2 मेजर पोर्शन हम बोल सकते हैं, मेजर पोर्शंस। सो पहला तो हम बात करेंगे, पहला हो गया क्या? रीनल कॉर्पस्कल, और दूसरा हो जाता है रीनल ट्यूब्यूल। मैंने आप सभी को पहले स्ट्रक्चर क्यों दिखा दिया? क्योंकि जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसका फंक्शनिंग, ठीक है, तब आपको याद होना चाहिए कि हमने कहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देखा था, तभी जाकर के आप इसकी फंक्शनिंग को अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीनल कॉर्पस्कल्स की, ठीक है। सो हम देखते हैं रीनल कॉर्पस्कल्स में क्या होते हैं। सो जो रीनल कॉर्पस्कल, सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ
कंसिस्ट ऑफ ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। सो अभी जैसे कि हमने पिछले स्ट्रक्चर में देखा, ग्लोमेरुलस क्या है? ग्लोमेरुलस जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है इनसाइड द बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट होता है रीनल कॉर्पसेल्स का, वो होता है बोमेन्स कैप्सूल। सो ग्लोमेरुलस इट इज सराउंडेड बाय बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। तो हम देख लेते हैं बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है। ये जो बाहर का ये जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है बोमेन्स कैप्सूल। से बोमेन कैप्सूल और एक ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर के बनाते हैं रीनल कॉर्पसेल। अब ये जो ग्लोमेरुलस है बेसिकली, ठीक है, इनमें क्या होता है, ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज हम यहाँ लिखेंगे। और साथ ही साथ में ये जो बोमेन्स कैप्सूल है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल क्या होता है, ये कप शेप स्ट्रक्चर होता है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। सो यहाँ तक क्लियर है। अब हम नेक्स्ट पेज पे इनके स्ट्रक्चर को और क्लियर समझते हैं। सो क्विकली कमिंग टू द नेक्स्ट पेज। जैसे कि हमने बात की, हम रीनल कॉर्पसेल को डिस्कस कर रहे हैं। सो उसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है उसमें ग्लोमेरुलस, सो हम यहाँ लिख लेते हैं, और दूसरा क्या होता है बोमेन्स, बोमेन्स कैप्सूल। अब जैसा कि हम बात कर रहे थे ग्लोमेरुलस, इसमें नेटवर्क ऑफ आर्टरीज होती है, ठीक है। तो मैं लिखेंगे नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। अभी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज क्या होती है, जो एंटर करती है आर्टरी, ठीक है, वो और फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती है और उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट, एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। ये क्या करती है, ये एंटर करती है, एंटर इनटू ग्लोमेरुलस और एंटर इनटू द वोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। और ये एंटर कर रही है, सो ये कैरी करती है, इसके जो ब्लड होता है ना वो कैसा होता है, उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। सो ये एंटर करता है, ये ब्लड एंटर, इसमें से ब्लड एंटर करता है। और ये जो इसमें एफरेंट आर्टेरियोल है, इसमें जो ब्लड होता है, ब्लड कंटेन इम्प्योरिटीज। अभी हम यहाँ से बोमेन्स कैप्सूल को रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं वहाँ लिखूंगी। सो एफरेंट आर्टेरियोल से जो ब्लड है वो एंटर करता है, ये ब्लड कंटेन करता है इम्प्योरिटीज। और क्योंकि हम जानते हैं, हमने देखा हुआ है कि जो बोमेन्स कैप्सूल होता है, ठीक है, सपोज ये बोमेन्स कैप्सूल है, बाहर इस टाइप का कप शेप स्ट्रक्चर है, इसके अंदर में इफरेंट आर्टेरियोल ये इस टाइप से अंदर जा रहा है और ये पतली 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 कैपिलरीज में और डिवाइड हो रहा है इस टाइप में, ठीक है। और ये फाइनली आगे जाके वापस से ये एक ही में मिल जाएगा, इस टाइप से मिल जाएगा एक में, और फिर से ये एक बना लेगा। सो जो ब्लड एंटर कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, एफरेंट आर्टेरियोल। और जिस वेन में से ब्लड निकल रहा है, जिस आर्टरी में से ब्लड निकल रहा है, वो क्या जाती है, इफरेंट, इफरेंट। सो आपको ए और ई से ध्यान रखना है। ए पहले आता है, सो मतलब उसमें से क्या है, ब्लड एंटर कर रहा है बोमेन्स कैप्सूल में, और ई बाद में आता है, इसका मतलब क्या है कि ब्लड एग्जिट कर रहा है इफरेंट आर्टेरियोल से। सो ये जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है ये बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, सो यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और इफरेंट आर्टेरियोल में जो ब्लड है उसमें से सारी इम्प्योरिटीज रिमूव हो जाती है, ठीक है। सो impurities are removed, are removed। और जब ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है तो कहाँ एंटर कर जाता है, इन इफरेंट आर्टेरियोल में एंटर करके बाहर निकल जाता है। सो अब हम नेक्स्ट लिख लेते हैं, या फिर हम यहीं पर नीचे ही लिखने की कोशिश करते हैं ताकि आप इजीली दोनों को कंपेयर कर सकें। इफरेंट आर्टेरियोल,
सो इससे ब्लड क्या करता है, एग्जिट करता है, ठीक है। और इस ब्लड में इम्प्योरिटीज नहीं होती है, ब्लड फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज। सो यहाँ तक हमने क्या समझा, जो ग्लोमेरुलस में नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, इनकी जो ये डायमीटर होते हैं वो बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा थिन होती हैं ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल। इसी कारण से इन आर्टेरियोल्स में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं बोमेन्स कैप्सूल। अभी हमने क्या देखा था, ग्लोमेरुलस डिस्कस किया था। अब दूसरा पार्ट हम डिस्कस करेंगे बोमेन्स कैप्सूल। अभी जो बोमेन्स कैप्सूल होता है ना, ये इस टाइप का कप शेप स्ट्रक्चर होता है, ये इस टाइप का कप शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। सो ये क्या होता है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, और इसी के अंदर में पूरी आर्टेरियोल्स आकर के इस तरह से अंदर यहाँ पे क्या नेटवर्क बना लेती है, और बाहर फिर इफरेंट आर्टेरियल बाहर निकल जाता है। सो पर्टिकुलर अगर हम बोमेन्स कैप्सूल की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली लाइक इट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड इट हैज माइन्यूट पोर्स। सो ये किसका बना हुआ है, इसमें जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स, इनमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स। तभी जो फिल्ट्रेट होता है ना, वो यहाँ पर आकर के इकट्ठा होता है। जो ब्लड में से छन के जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो इस जगह पर आकर के कलेक्ट होती हैं, ठीक है। और इसकी जो लेयर होती है वो कैसे होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। सो वॉल कैसी होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब कि सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ये पास करने देती है, ठीक है। सो यहाँ तक अभी हमने देखा पहला वाला जो पोर्शन है जो कि है रीनल कॉर्पसल। अब हम दूसरा जो मेजर पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं, और दूसरा मेजर पोर्शन है हमारा रीनल ट्यूब्यूल, रीनल ट्यूब्यूल। अब ये जो रीनल ट्यूब्यूल है, मतलब ये कंप्राइज करता है क्या, मेजर पोर्शन है इसमें ट्यूब्स। सो हमने देखा था स्ट्रक्चर में बोमेन्स कैप्सूल के बाद में जो बड़ा सा ट्यूब है, सो पहला पार्ट होता है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट है लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली होता है, जो कि डिसेंड भी करता है, नीचे जाता है और असेंड भी करता है, लूप ऑफ हेनली। फाइनल होता है डीसीटी, और सबसे लास्ट में होता है कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें कि यूरिन कलेक्ट होता है। सो हम इसको भी वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो ये रीनल ट्यूब्यूल्स होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, और फाइनली ये तीन सेक्शंस को, तीन या इनको पूरा मिला करके बनते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। फर्स्ट पार्ट जो कि होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ओके। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इससे ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के पास में है, ठीक है, पहला। अभी जो लूप ऑफ हेनली, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, डिसेंडिंग पार्ट और असेंडिंग पार्ट, सेकेंड डिस्कस करेंगे। और फाइनल डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ऐसा हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये बोमेन्स कैप्सूल से दूर है, इसलिए डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। So third part of the renal tubule is a distal convoluted tubule, and like this is for restricted to the renal cortex. ये renal cortex तक होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो कैपिलरीज होती है ना ग्लोमेरुलस में, वो किस में होती है, बोमेन्स कैप्सूल में होती है, ठीक है। तो जो बोमेन्स कैप्सूल और जो ग्लोमेरुलस है, उन दोनों को मिलाकर के हमने क्या देखा था, रीनल कॉर्पसल्स, और अभी हम उनको डिस्कस कर चुके हैं। अब हम रीनल ट्यूब्यूल को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि हम वन बाय वन करके इन तीनों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे, और इधर हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब जो मेजर पार्ट होता है ना इस रीनल ट्यूब्यूल का, ये क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन। मेजर पार्ट ये होता है, क्योंकि जो मेन फिल्ट्रेशन का पार्ट वो कहाँ हो गया होता है, रीनल
कॉर्पसेल्स में, ठीक है। सो हम यहाँ वापस पीछे जाएंगे और हम यहाँ लिखेंगे जो रीनल कॉर्पसेल हमने पढ़ा था, ठीक है। सो जो मेजर, इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, फिल्ट्रेशन, गेटिंग। इसीलिए जो रीनल कॉर्पसेल है वहाँ ही जब ब्लड फिल्टर हो जाता है, सो जब रिमेनिंग है, ठीक है, जो कि अब ट्यूब्यूल में जो फिल्ट्रेट आ चुका है, सो उसमें से जो रिमेनिंग हमारे, अगर मान लीजिए कुछ बाई चांस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें चली गई है, सो उन इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स का वापस से रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है इन तीनों ट्यूब्स में, गेटिंग। सो इसीलिए जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, इनमें ज़्यादातर इनका ज़्यादा मेन मेजर फंक्शन क्या होता है, तीनों ट्यूब्यूल का रीअब्जॉर्प्शन करना। अब जैसे कि हम बात करें यहाँ पे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जो कि ट्यूब्यूल सबसे ज़्यादा पास होती है बोमेन्स कैप्सूल के। सो बेसिकली जो ब्लड एंटर करता है रीनल आर्टरी के थ्रू ग्लोमेरुलस में, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है कि वहाँ पे ग्लोमेरुलस से फिल्ट्रेट जो ब्लड से जो इम्प्योरिटीज छन करके बोमेन्स कैप्सूल में कलेक्ट हो रही है, ठीक है। अब वो पास कहाँ हो रही है, फिल्ट्रेट पास हो रहा है वो पीसीटी में। सो जो फिल्ट्रेट है इसे हम क्या बोलते हैं, बोमेन्स फिल्ट्रेट, एक्चुअली बोमेन्स फिल्ट्रेट। अब ये बोमेन्स फिल्ट्रेट है, क्या है ये, बेसिकली इम्प्योरिटीज होती हैं इसमें। सो अब ये बोमेन्स फिल्ट्रेट कहाँ एंटर कर रहा है, ये पीसीटी में एंटर कर जाता है ये। सो जो सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होता है ना, वो किस में होता है, पीसीटी में ही होता है, ठीक है। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन द पीसीटी। सो हम क्या बात कर रहे थे, मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन, हम यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम reabsorption takes place in PCT of nephron. In PCT of nephron. So सबसे ज़्यादा reabsorption किस पार्ट में होता है, PCT पार्ट में होता है सबसे ज़्यादा reabsorption. So basically PCT it is a region, okay, of the renal tubule. ये किसका पार्ट है, renal tubule का पार्ट है, where the reabsorption of essential substance takes place. सो हम देखेंगे कि कौन कौन से सब्सटेंस का रीएब्जॉर्प्शन होता है। सो रीएब्जॉर्प्शन ऑफ essential substance takes place. सो वो क्या क्या है, लाइक ग्लूकोज, इसके बाद में प्रोटीन्स के बाद में अमाइनो एसिड्स, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है, और मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर टेक्स प्लेस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर। सो इतने इसेंशियल सब्सटेंस का रीअब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। अब जो सरफेस एरिया होता है रीअब्जॉर्प्शन का, ओके, ये बेसिकली इट इज लाइक फैसिलिटेटेड बाय द लाइनिंग ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स, ओके। सो इनकी लाइनिंग में कौन से सेल्स प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल, जो कि एनहेंस करते हैं रीअब्जॉर्प्शन को। सो हम लिखेंगे यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन ये किस वजह से इंक्रीज होता है, is facilitated by lining of simple cuboidal epithelial cell. Simple cuboidal epithelium cells होते हैं, जो कि ये क्या करते हैं, रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। सो बेसिकली द रीअब्सॉर्प्शन टेक्स प्लेस एट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, दैट मीन्स एनर्जी इज ऑल्सो यूज्ड इन रीअब्सॉर्प्शन, एनर्जी इज यूज्ड ओवर हियर। सो यहाँ तक हमने देखा कि बेसिकली जो पीसीटी है इसमें क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है, मोस्ट रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी पार्ट में ही होता है, और जो पीसीटी ये मेंटेन करता है इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को इन द बॉडी। सो हम लिखेंगे पीसीटी मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन बॉडी।
जो सबसे पहला ट्यूब पोर्शन होता है जो कि स्टार्ट होता है जहाँ पे बोमेंस कैप्सूल एंड होता है, वहीं से पीसीटी पार्ट शुरू होता है और ये कहाँ तक जाता है, टिल द लूप ऑफ हैनली या हैनलीज लूप तक। अब हम आ जाते हैं थर्ड, जो सेकेंड ट्यूब्यूल है वो है हैनलीज लूप। हम यहाँ सेकेंड लिख लेते हैं, हैनलीज लूप, या फिर जिसे हम कहते हैं और लूप ऑफ हैनली, लूप ऑफ हैनली। ये पर्टिकुलर नाम किस वजह से दिया गया है, जो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, ठीक है। उन्होंने उनके नाम पर ही रखा है हैनलीज लूप या लूप ऑफ हैनली। अब हम इसका डिस्कस कर लेते हैं फंक्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ये ट्यूबुलर पार्ट है, ठीक है, ये क्या है, ये ट्यूब पार्ट है। ये बेसिकली इन्वॉल्व है रीएब्जॉर्प्शन में, रीएब्जॉर्प्शन। इसका मेन फंक्शन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन का। अब जैसा कि हमने इसके स्ट्रक्चर में देखा था, इसमें एक असेंडिंग लूप होता है और एक डिसेंडिंग लूप होता है। पहला हम लिख लेते हैं डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, और दूसरा होता है असेंडिंग लूप, असेंडिंग लूप। अब ये हम जानते हैं कि ये रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ज़्यादातर जो रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, वो कहाँ होता है, इस लूप ऑफ हैनलीज में या हैनलीज लूप में। बेसिकली दोनों ही असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ये शो करते हैं डिफरेंट परमिएबिलिटीज, ठीक है। अब ये जो डिसेंडिंग लूप है, अगर हम इसकी बात करें, ये डिसेंडिंग लूप क्या होता है, इट इज परमिएबल टू वाटर, परमिएबल टू वाटर। मतलब क्या है, यहाँ पे ज्यादातर रीअब्जॉर्प्शन किसका हो रहा है, वाटर का हो रहा है, लेकिन ये इम्परमिएबल होता है टू इलेक्ट्रोलाइट। जबकि अगर हम असेंडिंग लूप देखेंगे तो असेंडिंग लूप इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। हम यहाँ पे लिखेंगे इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, और जबकि इम्परमिएबल होता है टू वाटर। ये दोनों ही क्या होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं जो इलेक्ट्रोलाइट्स है दे आर रीअब्सॉर्ब एट द असेंडिंग लूप ऑफ हैनली। जो फिल्ट्रेट होता है ना, इट गेट डाइल्यूटेड एज इट मूव टूवर्ड द असेंडिंग लूप, ओके, बट द रीअब्सॉर्प्शन इज लिमिटेड इन दिस सेगमेंट ओनली। हम जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर होता है। यहाँ तक क्या होता है, जो अभी भी जो यूरिन है वो कैसा डाइल्यूटेड है, और यहाँ पर है इट इज इम्परमिएबल, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि किस पार्ट में किस चीज़ का रीअब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे हमने दो पार्ट डिस्कस किए, डिसेंडिंग लूप, जो पार्ट नीचे की तरफ जा रहा है वो क्या, डिसेंडिंग लूप, और ये क्या हो गया, डिसेंडिंग लूप, डिसेंडिंग लूप, और जो पार्ट ऊपर की तरफ जाता है वो क्या हो जाता है, असेंडिंग लूप। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड पार्ट, मेजर पार्ट की तरफ, जो कि है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हम यहाँ पे थर्ड पार्ट हम यहाँ लिख लेंगे, वो होता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब ये जो थर्ड पार्ट है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रीअब्जॉर्प्शन, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्यूब्यूल पार्ट है वहाँ क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो बाइकार्बोनेट आयन होता है CO3 नेगेटिव, इसका रीअब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन of bicarbonate ion takes place in DCT part, okay, and thus it helps to maintain the pH and sodium potassium level also in the cell. It helps to maintain pH, और साथ ही साथ में क्या मेंटेन करता है ये, सोडियम पोटेशियम लेवल इन सेल। यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से जो 3 पार्ट्स हैं
नेफ्रॉन के, बेसिकली नेफ्रॉन में हमने देखा कि दो मेजर पार्ट्स होते हैं, रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल में मेजर 3 पार्ट्स जो होते हैं, पीसीटी, लुपोफेनली और डीसीटी। इन तीनों के हमने फंक्शन देखे कि ये क्या बेसिकली क्या मेन फंक्शन है। अब लास्ट आता है जो है कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, सो जो मेन काम है कलेक्टिंग डक्ट का, ये क्या करता है, ये कलेक्ट करता है यूरिन। ठीक है, सो हमें लिखेंगे यहाँ पे कलेक्ट यूरिन। अब बेसिकली कलेक्टिंग डक्ट कैसा होता है, लॉन्ग स्ट्रेट ट्यूब होता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम आयन सिक्रीट होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ द ब्लड। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये कैसा होता है, ये लॉन्ग और स्ट्रेट ट्यूब जैसा होता है, जैसा कि मैंने आपको भी स्ट्रक्चर में दिखाया था। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन एंड पोटेशियम आयंस आर सिक्रीट होते हैं टू मेंटेन द इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑफ ब्लड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मेंटेन करता है ये, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इन ब्लड। सो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से जो रीनल कॉर्पस्कल्स और रीनल जो ट्यूब्यूल है उसका फंक्शंस। सो बेसिकली जो नेफ्रॉन है, इसीलिए हम नेफ्रॉन को कहते हैं जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि जो मेन जो फिल्ट्रेशन, ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन प्रोड्यूस करना, वो किसका काम है, मेजर फंक्शन है वो नेफ्रॉन का। अब अगर हम देखते हैं जो यूरिन होता है, जो यूरिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, सो जो फाइनल कलेक्टिंग डक्ट से यूरिन कहाँ जाता है, रीनल वेन से, रीनल वेन में। ठीक है, सो यूरिन फ्रॉम किडनी से ये एंटर करता है, सॉरी रीनल वेन में तो जो प्यूरिफाइड ब्लड जाता है, यूरिन जो है वो फाइनली कहाँ जाता है, यूरेटर तक, यूरेटर। ठीक है, और फाइनली तो यहाँ पे लिखेंगे यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरेटर। सो जितना भी जो यूरिन फॉर्म होता है नेफ्रॉन में वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है, कलेक्टिंग डक्ट से फिर वो फाइनली सिक्रीट होता है या एंटर कर जाता है यूरेटर में, और यूरेटर से फिर फाइनली ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। सो जो यूरिन, बेसिकली अगर हम यूरिन का कंपोजिशन बात करें, तो ह्यूमन यूरिन होता है, इट कंटेन्स 95% ऑफ वाटर, 95% ऑफ वाटर। ठीक है, और 5% उसमें होता है नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजनस सब्सटेंस, नाइट्रोजनस सब्सटेंस। सो ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस ये क्या क्या होते हैं, सो इसको हम बोल सकते हैं मोस्टली यूरिया हो सकते हैं ये। ठीक है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, और ये कभी कभी किसी केस में अमोनिया भी हो सकता है। ठीक है, और भी दूसरे कुछ जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, अब फाइनली अगर हम बात करें यूरिन के कलर की, सो इसका जो कलर है वो कैसा होता है, येलोइश टाइप का होता है, पेल येलो हम बोल सकते हैं। ठीक है, सो हियर वी कैन राइट पेल येलो कलर होता है। सो ये किस वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरोक्रोम पिगमेंट इन इट, ड्यू टू presence of Eurochrome pigment इसकी वजह से जो यूरिन का कलर होता है वो येलो होता है। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो पूरा नेफ्रॉन में जो मेन यूरिन प्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है, ठीक है, सो वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहले होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, बोमेन्स कैप्सूल में, बोमेन्स कैप्सूल में होता है। ठीक है, दूसरा होता है ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, सो जो ट्यूब से कुछ आयन सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और बेसिकली सिक्रीट क्यों होते हैं,
जो बैलेंस करना हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट आयंस उसे बैलेंस करने के लिए ट्यूबुलर सिक्रीशन होते हैं. सो आयंस सिक्रीट होते हैं और फिर ये ब्लड में यूरिन में एंटर कर जाते हैं. और ये किस लिए होते हैं? टू बैलेंस द इलेक्ट्रोलाइट. ओके, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए. और लास्ट होता है रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन. सो अगर जो फिल्ट्रेशन के दौरान अगर जो यूरिन में जो इंपॉर्टेंट मटेरियल्स चले गए उनका रीएब्जॉर्प्शन करना. सो ये क्या क्या रीएब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और क्या हो सकते हैं? ये आयंस का भी रीअब्जॉर्प्शन होता है, जैसे कि सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन एक्सेट्रा फ्रॉम द फिल्ट्रेट. और ये कहाँ से होता है? ये रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम फिल्ट्रेट. और हम जानते हैं ये फिल्ट्रेट कहाँ होता है? जबकि ब्लड में से जो वेस्ट छन करके बोमेन्स कैप्सूल में आता है तो उसे हम फिल्ट्रेट कहते हैं. सो इस तरह से हमने यहाँ तक जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी समझा और नेफ्रॉन की फंक्शनिंग भी समझी कि किस तरह से नेफ्रॉन फंक्शन करता है और ब्लड को फिल्टर करता है और प्रोड्यूस करता है यूरिन. ठीक है, अब हम फाइनल वापस से एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि हम उससे समझेंगे कि किस तरह से उसकी फंक्शनिंग होती है. सो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे. सो हम वापस से एक बार वर्किंग समझ लेते हैं. हम जानते हैं कि ये क्या आर्टरी है जिससे कि ब्लड एंटर कर रहा है ग्लोमेरुलस में. और यहाँ पे जो नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ब्लड बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से इन कैपिलरीज में जाता है और फिल्टर होकर जो इम्प्योरिटीज होती है वो इस कप बोमेन्स कप कैप्सूल में कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, अब बोमेन्स कैप्सूल में यहाँ कलेक्ट हो गया तो ये जो फिल्ट्रेट है अब ये कैसे मूव कर रहा है इस पीसीटी में. ये क्या है? पीसीटी. सो बेसिकली मेन फंक्शन क्या होता है पीसीटी का? रीएब्जॉर्प्शन करना ग्लूकोज का और फिर जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका. ठीक है, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन, विटामिन एक्सेट्रा का रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है वापस ब्लड में. फाइनली ये है असेंडिंग, ये है डिसेंडिंग लूप. ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा? डिसेंडिंग लूप. और ये हो गया असेंडिंग लूप. सो डिसेंडिंग लूप में जैसे हमने पढ़ा था इट इज परमिएबल टू वाटर. सो ये वाटर कलर परमिएबल है और ये यहाँ पे क्या? इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट. सो यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट का. और फाइनली फिर यहाँ से शुरू हो जाता है ये डीसीटी है. सो डीसीटी तक आते आते क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा रीएब्जॉर्प्शन हो चुका होता है. सो यहाँ पे फाइनली इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन होता है और जो फाइनल यूरिन है वो इस कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाता है. ठीक है, और फाइनली कहाँ जाता है? यूरेटर तक जाता है. सो यहाँ से जो निकलता है वो यूरिन जो प्रोड्यूस होता है. अब हमने यहाँ तक वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन भी देख लिया है. अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं और हम यहाँ पे समझेंगे डायलिसिस को. डायलिसिस. सो बेसिकली जो किडनी है, किडनी का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड प्यूरिफाई करना, ब्लड में से टाइमली जो इम्प्योरिटीज है उसे रिमूव करना और साथ ही साथ में यूरिन फॉर्म करना. लेकिन क्या होगा जबकि हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर दे? तो उस केस में ये हो सकता है कि जो इम्प्योरिटीज है हमारी बॉडी में कलेक्ट होता जाएगा. सो इस वजह से क्या होगा कि टॉक्सिन लेवल बॉडी का बढ़ सकता है और फाइनली ह्यूमन की डेथ हो सकती है. सो इसलिए उससे प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्रोसेस है डायलिसिस जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल किडनी. आर्टिफिशियल किडनी होता है ये. अभी जो आर्टिफिशियल किडनी है, ठीक है, ये क्या करता है? सही बिल्कुल किडनी की तरह काम करता है और हमारे बॉडी में से जो वेस्ट है उसे रिमूव करता है. सो ये एक प्रोसीजर है टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूव वेस्ट products, okay, and excess fluid from the body. Waste and excess fluid from बॉडी से एक्सेस फ्लूइड रिमूव करता है जबकि हमारी किडनी काम नहीं करती. व्हेन किडनी स्टॉप्स वर्किंग. बेसिकली जो डायलिसिस है ये क्या होता है? उन पेशेंट्स में होता है जो कि जिनके अंदर जिनकी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है. सो इसमें एक बहुत ही बड़ा यूनिट इन्वॉल्व होता है. ठीक है, और उस यूनिट में जो पूरा बॉडी का ब्लड है वो एक ट्यूब से पास करवाते हैं. उस ट्यूब में से जब ब्लड पास होता है सो वो जो ट्यूब की वॉल होती है वो कैसी होती है? परमिएबल होती है. वॉल ऑफ ट्यूब वो कैसी होती है?
परमिएबल होती है। सो जिस कारण से जो ब्लड में से वेस्ट है वो कहाँ चला जाता है, बाहर निकल जाता है, वेस्ट बाहर निकल जाता है, और प्यूरिफाइड ब्लड, प्योर ब्लड जो है वो बॉडी में फिर से एंटर कर देता है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है डायलिसिस का, किस तरह से हमारी बॉडी में डायलिसिस करके जो जिनमें किडनी प्रॉपरली काम नहीं करती है उनमें किस तरह से ये काम कर सकता है, डायलिसिस हेल्प करता है ब्लड को प्यूरिफाई करने में। ठीक है, अब हम लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि हमारा इस चैप्टर का हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। सो हम जैसा कि जानते हैं, अगर सेलुलर एक्टिविटीज़ चल रही हैं, ठीक है, या फिर अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चल रही हैं, सो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस करती है मेटाबॉलिक वेस्ट। ठीक है, जो कि प्लांट्स में भी होता है, हम जानते हैं प्लांट्स में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। सो ये क्या प्लांट्स में प्रोड्यूस करती हैं मेटाबॉलिक वेस्ट, और फाइनली इस वेस्ट के जो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, सो ऑब्वियसली इस वेस्ट को प्लांट की बॉडी से बाहर भी रिमूव करना है। ठीक है, सो प्लांट्स ऑल्सो हैज़ टू लाइक एलिमिनेट वेस्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज लाइक द एनिमल्स इवन। सो इसका हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से जो वेस्ट सब्सटेंस है वो प्लांट की बॉडी से आउट कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। सो सबसे पहला तो हम बोलेंगे कि जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट जो कि प्रोड्यूस होता है बाय सर्टेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ प्लांट्स, सो वो क्या है, ऑक्सीजन होता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्यों बोलेंगे हम, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस का वेस्ट प्रोडक्ट है। सो ये फाइनली क्या करता है, जो प्लांट में जो पोर्स होते हैं स्टोमेटा, उसके थ्रू एंटर कर जाता है एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर। सो इसके इस तरीके से ये बाहर चला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ये भी स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाता है। ठीक है, सो इस तरह से अभी तक हमने डिस्कस किया। और वाटर भी वेस्ट, वाटर भी प्रोड्यूस होता है जो कि ट्रांसपीरेशन प्रोसेस से बाहर रिमूव होता है, ट्रांसपीरेशन। अब अगर हम बात करते हैं दूसरा, कुछ एक्सेस सॉल्ट होते हैं, ठीक है, दैट इज रिमूव थ्रू द हाइडेथोट्स। सो हमें लिखेंगे एक्सेस सॉल्ट्स, जो प्लांट्स में एक्सेस सॉल्ट प्रोड्यूस होता है, ओके, इज रिमूव्ड थ्रू हाइडेथोट्स, हाइडेथोट्स से रिमूव होता है अलॉन्ग विद द गटेशन वाटर। अब ये गटेशन वाटर क्या होता है, बेसिकली जो वाटर ड्रॉप्स अपीयर होते हैं एट द मार्जिन्स ऑफ द लीव्स। अब आता है नेक्स्ट, जो ब्रेक डाउन होता है प्रोडक्ट्स का, दीज आर एक्चुअली रिसाइकल्ड इन द सिंथेसाइज ऑफ न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। सो कभी अगर कुछ ब्रेक डाउन होता है मटेरियल का, इट इज बीन लाइक यूटिलाइज्ड एज और यूज फॉर सिंथेसाइज ऑफ न्यू मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे टॉक्सिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो कि बेसिकली स्टोर्ड रहते हैं डेड परमानेंट टिश्यू में। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे मोस्ट टॉक्सिक वेस्ट, ये क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्टोर होते हैं डेड सेल्स में, डेड सेल्स में। अब ये डेड सेल्स कौन कौन से हो सकते हैं, जो कि हम जानते हैं कि कुछ डेड टिश्यूज होते हैं प्लांट्स में, जैसे कि वुड हो गया, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी लीव्स हो गई जो कि ओल्ड लीव्स हो गई हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस एक्यूमुलेट हो जाता है। अब कुछ एक्सेस ऑर्गेनिक एसिड भी होता है जो कि कंबाइन कर जाता है एक्सेस कैटायन के साथ में और एक प्रिसिपिटेट बना लेता है। ठीक है, अब ये जो प्रिसिपिटेट होता है ना, नाउ इट इज लाइक इनसॉल्युबल स्ट्रक्चर होता है, सच एज ए कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम पैक्टेट, एंड विच इज लाइक सेफली स्टोर्ड इन द प्लांट सेल्स। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, कुछ वेस्ट सब्सटेंस एलिमिनेट हो जाते हैं थ्रू द पेटल्स, फ्रूट्स एंड सीड्स ऑल्सो। Some waste substance are eliminated through petals,
और हम बोल सकते हैं लीव्स या फिर सीड्स के थ्रू। सो ये किस तरह से होता है? अब जो लीव्स होती हैं प्लांट की, अगर वो एज हो रही है उनकी ज़्यादा, या फिर जो पुरानी ओल्ड लीव्स कहते हैं हम, ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड लीव्स। अब इन ओल्ड लीव्स में क्या होता है, ये स्टोर हो जाते हैं वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, और फिर फाइनली जो लीफ है ये गिर जाते हैं पेड़ से, फॉल ऑफ हो जाते हैं पेड़ से, और इसी तरीके से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो ट्रीज है, वो रिमूव होता है, ये प्लांट्स है। अब कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जैसे कि होते हैं सम excretory product, excretory product, वो क्या होते हैं, लेटेक्स और गम, जो कि हम अक्सर, जो कि यूजफुल भी है हमारे लिए, है ना, कुछ इसेंशियल ऑयल, इसेंशियल ऑयल। सो ये जो पेड़ की बार्क से वहाँ से रिमूव होते हैं। बेसिकली दीज आर स्टोर्ड इन अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू एंड ग्लैंड्स। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, जो लेटिसिफेरस टिश्यू होता है ये कलेक्ट करता है लेटेक्स। सो लेटेक्स कहाँ कलेक्ट होता है, लेटिसिफेरस टिश्यू में। अब क्या होता है, हम कह सकते हैं कि जो नेचुरल रबर है, ओके, विच इज अ सोर्स ऑफ अ नेचुरल रबर, जो लेटेक्स है ये नेचुरल रबर का सोर्स है। अब जो रेजिन्स हैं, रेजिन डक्ट ये स्टोर करता है रेजिन। सो रेजिन ये किस में स्टोर होता है, रेजिन भी यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट है। रेजिन ये स्टोर होता है रेजिन डक्ट में, और फाइनली ये रिमूव किया जाता है, ठीक है। सो रेजिन ये एक्चुअली पाइन ट्री का ईल्ड होता है। और कुछ इसेंशियल ऑयल्स भी होते हैं जो कि पर्टिकुलर ग्लैंड में या फिर डक्ट में स्टोर रहते हैं ट्रीज में, और फाइनली पर्टिकुलर टाइम पे ये रिलीज कर दिए जाते हैं ट्री से बाहर। सो आज के इस पूरे वीडियो में हमने बात करी एक्सक्रीशन की। आज के वीडियो में हमने देखा स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। साथ ही साथ में आज हमने डायलिसिस पढ़ा, और हमने देखा कि किस तरह से प्लांट्स में से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव किया जाता है। सो इस वीडियो के साथ में हमारा चैप्टर लाइफ प्रोसेस कंप्लीट होता है। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगी वो एक नए चैप्टर हम लेंगे, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जो कि हमारा चैप्टर है क्लास 10th बायोलॉजी का। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय एवरीवन।